आइए दोस्तों, आधुनिक भारत की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1857 के विद्रोह के बारे में, द रिवोल्ट ऑफ 1857 की। तो इससे पहले हम शुरू करें, आइए कुछ इतिहासकारों के मतों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसा कि इतिहासकार L.E.R. रीज ने कहा कि यह एक धर्मांधों और ईसाइयों का युद्ध बताया इसे। धर्मांधों बोले तो जो रिलीजियस ब्लाइंड पीपल हुआ करते थे, यानी कि धर्म के प्रति जो अंधभक्त हुआ करते थे। इतिहासकार L.E.R. रीच के अनुसार ऐसा कहा गया। तथा एक ब्रिटेन के राजनेता थे जिनका नाम था बेंजामिन। तो बेंजामिन ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था। तथा इतिहासकार D.R. होम्स ने इसे सभ्य लोग और असभ्य लोग के बीच की लड़ाई बताया। तथा जेम्स आउटरम तथा टेलर ने इसे एक हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र बताया। इससे पहले दोस्तों हम शुरू करेंगे 1857 का विद्रोह। तो ऐसी कौन सी पहली ऐसा विद्रोह हुआ जो कि एक सैन्य घटना थी, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यह था 1806 में नेल्लोर तमिलनाडु में एक विद्रोह हुआ जो कि एक सैन्य विद्रोह था। उसके पीछे कारण यह था दोस्तों कि जो सिख हुआ करते थे, तो सिख सैनिक जो कि पगड़ी धारण करते थे और कड़ा पहना करते थे, तो अंग्रेजों द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाया गया, इनको प्रोहिबिटेड किया गया तथा इनको सिर पर पगड़ी तथा हाथ में कड़ा पहनने से मना किया गया। और उसके स्थान पर लेदर की इनको टोपी पहनने को कहा गया, जो कि लेदर की टोपी होती थी, वह चर्बी युक्त लेदर से बनी हुआ करती थी। तो इसका विद्रोह जो है सैनिकों ने किया और 1806 में इस प्रकार तमिलनाडु के नेल्लोर में यह विद्रोह हुआ। और उस समय दोस्तों बात करें कि बंगाल के जो गवर्नर हुआ करते थे वह थे जॉर्ज बॉर्लो। बंगाल के गवर्नर जो है वो जॉर्ज बॉर्लो थे। और दोस्तों हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह में, तो इसका प्रतीक क्या था। इसका प्रतीक जो है दोस्तों कमल तथा रोटी को बनाया गया था 1857 के विद्रोह के बारे में। और इसकी जो स्ट्रैटेजी है वह रणोजी बापू तथा अजीमुल्ला खान ने लंदन में डिसाइड की थी। लंदन में बैठकर इन्होंने इसकी रणनीति तैयार की थी तथा इसमें एक डेट फिक्स की गई थी कि 31 मई 1857 को इस विद्रोह को शुरू करना है। तथा हुआ यह कि यह 31 मई तो इनके द्वारा निश्चित किया गया था, लेकिन जो विद्रोह है वो 10 मई को ही स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस विद्रोह की असफलता का यह भी एक प्रमुख कारण बनता है, जो कि 10 मई को समय से पहले ही इसको डिसाइड कर दिया जाता है। और इतिहास में यह भी माना गया है कि यह जो 31 मई 1857 जो कि विद्रोह की तिथि इन्होंने पहले ही डिसाइड कर दी थी, यह भी एक बहुत बड़ा रीजन बना, क्योंकि यह तारीख अंग्रेज़ों को पहले से पता थी और इसके लिए वह सजग थे कि ऐसा कुछ होने वाला है और उनकी तैयारी इसके लिए पहले ही कर चुके थे। और बात करें दोस्तों कि उस समय जो है वो ब्रिटिश क्राउन यानी कि इंग्लैंड में महारानी कौन थी, तो क्वीन विक्टोरिया महारानी हुआ करती थी। और बात करेंगे भारत में जो मुग़ल एम्परर चल रहा था, यानी कि मुग़ल साम्राज्य, उसमें जो शासक थे बहादुर शाह जफ़र, जो कि मुग़ल शासक थे। और उनके आर्मी चीफ की बात करें तो वह वक्त खान थे। और बात करेंगे दोस्तों उस समय जब ब्रिटिश थे, तो मतलब जब यह विद्रोह स्टार्ट होता है तो ब्रिटिश आर्मी चीफ जो है वो जॉर्ज एमिसन होते हैं, जो कि विद्रोह के पहले तक रहते हैं। और जैसे ही यह विद्रोह शुरू हो जाता है तो कॉलिन कैम्पबेल को सेनापति नियुक्त कर दिया जाता है। और बात करेंगे दोस्तों जो पीएम रहे ब्रिटेन के विद्रोह के समय, वो पाम्पस्टन हुआ करते थे, पाम्पस्टन है ये। और गवर्नर जनरल जो कि इंडिया में उस समय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि 1856 तक तो 1856 तक लॉर्ड डलहौजी रहे तथा 1856 में ही लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया था। और दोस्तों हम 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ बुक्स के बारे में भी जानेंगे जो कि 1857 के विद्रोह के बारे में लिखी गई। तो उसमें बुक के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, एक बुक लिखी गई 1857 नाम से, जिसे एस.एन. सेन द्वारा लिखा गया। तथा बुक लिखी गई द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, जिसे R.C. मजुमदार द्वारा लिखा गया। तथा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसे B.D. सावरकर द्वारा लिखा गया। तथा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया। और बात करें दोस्तों दादा भाई नौरोजी की, तो ये भारत के वयोवृद्ध पुरुष थे, यानी कि ग्रेट ओल्ड मैन। पॉलिटिकल रीजन की बात करें दोस्तों, इसके पीछे जो कारण थे उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके पीछे बहुत से कारण थे, तो पहले हम जानते हैं इसके क्या पॉलिटिकल रीजन थे। तो लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 में भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था, तो इसकी हड़प नीति
जो कि एक बहुत ही बड़ा कारण बना। इसने आते ही 1848 में पंजाब पर अटैक किया तथा सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ 1848 में, तथा इसने महाराजा दलीप सिंह पर आक्रमण किया और पंजाब पर अधिकार किया। और जो महाराजा दलीप सिंह थे उन्हें भी इसने अपना पेंशनर बनाकर ब्रिटिश यानी कि लंदन भेज दिया गया, ब्रिटेन में, दलीप सिंह को। और वहीं पर 1849 में 1849 में दलीप सिंह से जो है वो कोहिनूर हीरा जो कि भारत के पास था, कोहिनूर हीरा को जो है वो क्वीन विक्टोरिया को गिफ्ट कराया जाता है। और दोस्तों हम कोहिनूर हीरा की बात करें तो यह जो शाह आलम हुआ करता था, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला जिसे बोला जाता था, उसका जो तख्ते ताउत था उससे ही हीरे को चुरा कर ले गया था, जिससे दलीप सिंह ने युद्ध किया। और इसके बारे में जब हम ये मध्य भारत के बारे में बात करेंगे तब हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे दोस्तों। तो अभी तो हम बात करते हैं डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, यानी कि इसकी हड़प नीति के बारे में। तो इसने हड़प नीति के तहत जो है भारत के बहुत से राज्यों को हड़पा, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों पहले तो हम बात करेंगे कि यह हड़प नीति के तहत किस प्रकार से राज्यों को हड़पा करता था। तो जिस भी राज्य में, यानी कि उस समय जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके जैसे पुत्र नहीं हुआ करते थे, संतान नहीं होने के कारण वह पुत्र को गोद लेते थे जो कि दत्तक पुत्र कहलाता था, तथा दत्तक पुत्र को अंग्रेज जो है वो मान्यता नहीं देते थे और उसको उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। इसी कारण और तथा बहुत से राज्यों में इन्होंने ऐसा भी किया कि कुशासन का आरोप लगाया कि जो वहाँ के शासक हैं वो ठीक से शासन नहीं चला पा रहे हैं। तो यह मतलब जो शासक वहाँ पर पहले से थे तो शासन चलाने के योग्य नहीं है, इसलिए हम इस प्रांत को जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करेंगे। इस टाइप से इन्होंने बहुत से राज्यों को भी अपने उसमें अधिकृत किया शासन में। जैसे कि अवध के बारे में बात करेंगे तो अवध को भी इन्होंने ऐसे ही, लेकिन अवध में तो इन्होंने कुशासन का आरोप लगाया, लेकिन वहाँ की जनता भली भांति जानती थी और जनता ने भी इसमें, जो कि उनकी पत्नी थी वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, तो उन्होंने इसका लखनऊ में विद्रोह किया था। तो उसके बारे में हम आगे जानते हैं। पहले तो हम यह जानेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किस क्रम में इन्होंने कौन कौन से राज्यों को हड़पा। तो इन्होंने सतारा जो कि महाराष्ट्र में, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध और करौली पर इन्होंने अपना अधिकार किया। चूँकि दोस्तों करौली में जो है वो उग्र विद्रोह हुआ जिसके कारण इन्हें करौली को छोड़ना पड़ा, तथा यही जो हुआ वो अवध के साथ भी ऐसा ही होता है। 1856 में जो है वो वाजिद अली शाह जो कि अवध के नवाब होते हैं, वाजिद अली शाह अवध के नवाब, इन पर जो है वो कुशासन का आरोप लगाकर इनको हटा दिया जाता है तथा इनके अवध प्रांत को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। तथा इनका पुत्र हुआ करता था वाजिद अली शाह का बिरजिस कादिर, और इसी को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो क्या बोलते हैं वाजिद अली शाह होते हैं, इसकी जब विद्रोह होने लगता है तो अंग्रेज इनकी हत्या कर देते हैं 1856 में। तो उसके बाद जो है बेगम हजरत महल जो होती हैं वो अपने पुत्र बिरजिस कादिर को उत्तराधिकारी घोषित करके यह विद्रोह करती हैं, तथा इसमें जनता का भी सहयोग मिलता है, लेकिन इसमें यह पूर्णतः सफल नहीं होती हैं। हालांकि इसको ब्रिटिश द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है। बात करेंगे दोस्तों हम सामाजिक कारण के, तो सामाजिक कारण में 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही एक बिल पेश किया गया था जो कि था विधवा पुनर्विवाह बिल, विधेयक, जो कि पारित होता वहाँ पर और यह एक्ट बन जाता, अधिनियम बन जाता। तो जब यह बिल आया तो इसका भारत में पुरजोर विरोध किया गया तथा भारतीयों ने इसके बारे में यह कहा कि अंग्रेज जितना भी चाहें हमारे आर्थिक तथा सामाजिक शोषण कर सकते हैं, परंतु धार्मिक शोषण जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे भारतीय। और जैसा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में अत्यधिक भारतीय लोग जो थे वो इसके विरोध में थे, लेकिन एक और जो एक समाज सुधारक थे वह इसके सपोर्ट में थे। और समाज सुधारक की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यह इसके सपोर्ट में रहे। और अगर दोस्तों और इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं, 1856 में ये जो बिल आया यह 1857 में एक्ट बन जाता है। उस समय जो है लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त हो जाते हैं। और 1857 में जब यह एक्ट बनता है तो इसके तहत अगर आपसे पूछा जाए, वैसे तो ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, और जैसे पूछा जाता है कि इसके तहत पहली शादी कहाँ पर हुई, तो कलकत्ता में पहली शादी हुई विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत। और दोस्तों हम एक और समाज सुधारक के बारे में बात करेंगे जो कि धोंदू केशव कर्वे थे, जो कि इन्होंने भी विडो रिमैरिज एक्ट का बहुत ही समर्थन किया तथा इन्होंने वुमेन एजुकेशन को भी
प्रोत्साहित किया तथा इसी उपलक्ष्य में 1858 में 1858 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। किसे? धोंदू केशव कर्वे को।